तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन के बारे में देखेंगे। साथ ही व्यापार संतुलन क्या होता है और इन भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो चीज़ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक कोई कंट्री, मान लिया इंडिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की टेरिटरी है, सीमा है, उसके इंडिया के बाहर किसी भी वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन, जो भी ट्रांजैक्शंस, कौन से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक तरीका है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब क्यों होता है रिकॉर्ड ये? ताकि एक देखो, जब एक कंट्री बाहर, मान लो इंडिया के अंदर आपको कोई लेन देन करना है ना, इंडिया के अंदर कोई लेन देन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, रुपये में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंडिया की जो मुद्रा है रुपया में। लेकिन अगर हमको चाइना से और यूएसए से, यूके से ट्रांजैक्शंस कोई करने हैं तो हम रुपए में उसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना, और ना ही वो हमको रुपया पेमेंट के रूप में देंगे, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम बाहर पेमेंट करते हैं, कोई विदेशी भुगतान करते हैं या विदेशों से हमें कोई भुगतान प्राप्त होता है, तो हमें वो रुपए में नहीं मिलता है, हमें विदेशी मुद्रा में मिलता है। या कुछ चीज़ें जैसे सोना में मिल सकता है। आईएमएफ द्वारा जारी किया गया एक वो है, डॉक्यूमेंट है, जिसे मनी के रूप में भी अब समझा जाता है, एसडीआर, उसके द्वारा भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, एसडीआर है। अच्छा, एक मजबूत मुद्रा जो है डॉलर में हम पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम विदेशी भुगतान प्राप्त करते हैं या विदेशी भुगतान करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। और ये भुगतान जो है ना, डिफरेंट होते हैं, देश के अंदर के भुगतान से थोड़े डिफरेंट हैं कि नहीं, क्योंकि हम रुपए में भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो एक देश की अर्थव्यवस्था का ये परिचारक भी होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से स्थिति है, क्या स्थिति है, आयात ज़्यादा हो रहा है कि निर्यात ज़्यादा हो रहा है, और क्या स्थिति है, बाहर से पैसा देश में आ रहा है या देश का पैसा बाहर जा रहा है, क्या चित्र है आर्थिक दृष्टि से देश का। तो इस चीज़ के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ठीक। तो अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो होता है कि भाई, एक देश एक वित्तीय वर्ष में, एक कोई कंट्री है, एक वित्तीय वर्ष में विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जिस भी प्रकार का मौद्रिक या वित्तीय लेन देन करता है, उन्हीं लेन देनों का व्यवस्थित विवरण जो है वो भुगतान संतुलन में कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक देश एक वित्तीय वर्ष में या कोई एक निश्चित अवधि में विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जिस भी प्रकार का मौद्रिक या वित्तीय लेन देन करता है, उन्हीं लेन देनों को व्यवस्थित विवरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कहाँ पे? भुगतान संतुलन में, ठीक है। और भुगतान संतुलन जो है वो एक देश के द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का सही चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक। तो ये हमारा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे आपका कुछ, जैसे कि वस्तु का आयात निर्यात होता है, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, है ना, और सर्विसेज होती हैं, और कैपिटल का भी लेन देन करते हैं, पूंजी का भी लेन देन किया जाता है, एक देश का दूसरे देश, जैसे हमारे देश के लोग या संस्थाएं या कंपनियां बाहर के किसी कंपनी में पैसा लगा सकती हैं, कैपिटल लगा सकती हैं। बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ, हमारे देश में कोई पैसा या कैपिटल लगा सकती हैं। तो इस तरीके का कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो, ट्रेड से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो, तो इन सब का रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि भाई, एक जो है, एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित अवधि के अंदर, जो प्रायः एक वित्तीय वर्ष माना जाता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। एक निश्चित अवधि के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस
तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मौद्रिक या इसके लिए वित्तीय लेन देन होता है, वित्तीय लेन देन। अच्छा, देश के अंदर के लेन देन को शामिल किया जाता है क्या? नहीं। ठीक है, कौन से लेन देन? जो बाहर एक देश का, एक कंट्री है, मान लिया इंडिया है, मान लिया कि ये एक कंट्री वन है ना, एक कंट्री इंडिया है या जो भी है ना, ये कंट्री का पूरे अन्य विदेशों में जितनी भी XYZ जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सब से जितने भी प्रकार का लेन देन, मौद्रिक लेन देन होगा, वो सब क्या होंगे? वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे भुगतान संतुलन में, चाहे आयात निर्यात के द्वारा हो, चाहे हमारे यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर बाहर जाके सर्विस देते हैं, उनको पेमेंट मिलता है वो हो, चाहे कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो हो, जो भी हो, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, अब आ जाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड पे, व्यापार संतुलन, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, इसको क्या कहते हैं? तो यह एक देश के द्वारा एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, जो कि एक वित्तीय वर्ष होता है, किए गए भौतिक वस्तुओं का आयात और निर्यात के मध्य संबंध को प्रकट करता है। यह भुगतान संतुलन का ही एक हिस्सा है। अभी अभी हम लोगों ने भुगतान संतुलन में ये देखा कि इसमें सभी प्रकार के विदेशी लेन देनों को हम शामिल करते हैं, चाहे वो आयात निर्यात द्वारा हो, चाहे पूंजी का आदान प्रदान हो, जिस भी प्रकार का हो। ठीक है, अब उसी में शामिल होता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन इसका छोटा स्वरूप है ना। इसमें सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लेन देन, ये लेन देन नहीं, आयात और निर्यात के बारे में बात की जाती है ना, भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात के बारे में। जैसे कि भौतिक वस्तु का यहाँ पे अर्थ क्या है कि सेवाएं नहीं, सिर्फ वस्तु, कोई भी टेंजिबल वस्तु जिसको जो टच की जा सके, है ना, जिनका कोई भौतिक स्वरूप हो। ठीक, जैसे कि आपका जूट हो गया, कपास हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कार हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ये वस्तु कहेंगे ना इसको। इन वस्तुओं का आयात निर्यात कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? व्यापार संतुलन के अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर यहाँ पे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे पेमेंट्स, जितने भी फॉरेन पेमेंट्स करते हैं वो सारे पेमेंट्स आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स के मतलब समझ गए हम लोग। अच्छा, इसको हम विजिबल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, विजिबल या दृश्य वस्तुएं, है ना, जो देखी जा सकें, ऐसी वस्तुएं जो टच की जा सकें, टेंजिबल वस्तुएं। ठीक है, तो इनका लेखा जोखा होता है कहाँ पे? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ट्रेड है ना, ट्रेड का मतलब होता है क्रय और विक्रय। व्यापार का क्या मतलब होता है? किसी वस्तु का क्रय और विक्रय। तो यहाँ पे विजिबल प्रोडक्ट्स के परचेज एंड सेल को, फॉरेन परचेज एंड सेल यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बैलेंस ऑफ ट्रेड की कहानी। अब दोनों को कंपैरेटिवली समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे देखिए, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक एक पॉइंट करके चलेंगे। व्यापार संतुलन देखेंगे तो यह दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है इसमें। भुगतान संतुलन में इससे दृश्य और अदृश्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? सेवाएं होती हैं। जैसे डॉक्टर है हमारे यहाँ का, बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो बाहर जाके अपनी कोई सर्विस दे रहा है। इंजीनियर है, बाहर सर्विस दे रहा है, बाहर किसी और कंट्री में, USA में, अमेरिका में, कहीं और, है ना, जापान, जर्मनी, कहीं पे भी। तो वो उसको अगर पेमेंट मिलेगा तो वो कहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा? व्यापार संतुलन में नहीं, वो भुगतान संतुलन में। व्यापार संतुलन में क्योंकि वस्तु का ही आयात निर्यात प्रदर्शित किया जाता है, सेवा का आयात निर्यात नहीं। सेवा का अर्थ है अदृश्य वस्तुएं जिनको देखा नहीं जा सकता है, जिसमें हम लोग लीगल सर्विसेज आ जाएंगी, इंजीनियर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, ये सारी सर्विसेज जो हैं, जो सेवाएं हैं, इनटेंजिबल हैं, इनविजिबल हैं, उनको भी भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ पूंजी के विदेशी आगमन को भी शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तु के आयात निर्यात को शामिल किया गया है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तु सेवा का आयात निर्यात
और पूंजी का आदान प्रदान, इन सबको शामिल किया जा रहा है। तो इसमें से सूक्ष्म कौन है और विस्तृत कौन सा है? तो ऑब्वियस है, व्यापार संतुलन जो है वो सूक्ष्म धारणा है और भुगतान संतुलन जो है वो विस्तृत धारणा है। ठीक है, व्यापार संतुलन जो है वो प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों स्थिति में हो सकती है। और जो अब देखिए, अब ये प्रतिकूल और अनुकूल स्थितियां क्या होती हैं व्यापार संतुलन में, जरा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये बताइए अपने देश के लिए एक्सपोर्ट अच्छा है कि इम्पोर्ट? एक्सपोर्ट अगर अधिक है ना, और इम्पोर्ट जो है वो कम है, एक्सपोर्ट अधिक है इम्पोर्ट कम है, तो ये होता है फेवरेबल, अनुकूल। फेवरेबल होता है ये, अनुकूल होता है, ये प्लस पॉइंट है हमारा, है ना। एक्सपोर्ट हम जब कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, हमें रिसीव होगी, हमारे देश की देश में आएगी, है ना। और जबकि इंपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी का पेमेंट करते हैं। फॉरेन करेंसी का अगर रिसीव ज़्यादा हो रहा है और पेमेंट कम हो रहा है तो हम क्या है, सरप्लस में हैं, यानी कि हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। वहीं अगर देखा जाए BOT की सिचुएशन ये है, क्योंकि इसमें वस्तु का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही दिखाया जाता है, तो अगर ये सिचुएशन है कि एक्सपोर्ट जो है हमारा वो कम है किससे, इंपोर्ट से, तो ये जो है वो प्रतिकूल स्थिति है, प्रतिकूल, है ना, या अनफेवरेबल सिचुएशन है। ये क्या है, अनफेवरेबल है, ये सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, हमें विदेशी मुद्रा कम मिल रही है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या स्थिति बन के आ रही है कि ये जो है ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे भारत है, एक्सपोर्ट, निर्यात कम कर रहा है, आयात ज़्यादा करना पड़ रहा है, विदेशी मुद्रा का भुगतान अधिक करना पड़ रहा है। मान लो 100 करोड़ डॉलर, 100 मिलियन डॉलर उसका एक्सपोर्ट किया और 120 मिलियन डॉलर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस जो आ जा रहा है ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। ठीक है ना। तो जो व्यापार संतुलन होता है वो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही स्थिति में हो सकता है। वहीं भुगतान संतुलन जो होता है वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाया जाता है और यह सदैव संतुलित स्थिति में रहता है। डेबिट पक्ष इसका बराबर होता है क्रेडिट पक्ष के। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाया जाएगा तो दो पक्ष तो होंगे ही, क्रेडिट और डेबिट पक्ष। अच्छा, यहाँ डेबिट पक्ष में वो सभी चीज़ें BOP में दिखाई जाती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान संतुलन में वो सभी चीज़ें डेबिट पक्ष में दिखाई जाती हैं जो कि हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है, विदेशी विनिमय का, फॉरेन एक्सचेंज का भुगतान बाहर करना पड़ता है। हम जब भुगतान करते हैं विदेशी मुद्रा का तो वो सब डेबिट आ जाएगा, जैसे कि इंपोर्ट तो आएगा ही और साथ ही साथ सर्विसेज का भी इंपोर्ट आ जाएगा। कैपिटल अगर हमारे देश के लोग बाहर लगा रहे हैं तो ये भी किस में आ जाएगा, डेबिट साइड में। वहीं अगर क्रेडिट में क्या क्या आएगा, तो एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशी मुद्रा हमारे पास आ रही है, सर्विस या प्रोडक्ट किसी का भी वो हो रहा हो, चाहे वस्तु का हो रहा हो चाहे सेवा का निर्यात हो रहा हो, तो हमारे में विदेशी मुद्रा मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट में दिखाएंगे। उसके बाद अगर कैपिटल बाहर विदेशियों के द्वारा कैपिटल हमारे देश में लगाया जाता है, इनफ्लो है कैपिटल का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आखिरी है कि यह भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक भाग होता है। देखिए, भुगतान संतुलन जो है वो मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एक होते हैं, एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो जो व्यापार संतुलन है वो भुगतान संतुलन के चालू खाते का ही एक भाग है, जबकि भुगतान संतुलन तो व्यापार संतुलन का भाग नहीं है, वो उसमें समाहित होता है व्यापार संतुलन, है ना। तो यहीं पर आपका ये जो टॉपिक है वो समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा आपको। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।